छोटी पतली रोटियां। क्या? बस 8,000 रुपये? हाँ, मजाक कर रहे हो ना रोहित? इतने से पैसे में घर थोड़ी ना चलता है। चलता है नहीं चलता है मुझे नहीं पता। अब इतने ही पैसों में तुम्हें घर चलाना होगा। और तकलीफ हो तो हमारे उस फेरे वाले रील को देख लेना, जिसमें पंडित जी कह रहे हैं कि पति के सुख दुख में साथ देना पति का धर्म होता है। ये कहकर रोहित कमरे में चला जाता है। नैना रोहित की शादी को अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ था और जब नैना रोहित से रसोई के खर्च के लिए पैसे मांगने आई तो उसे मुश्किल से मिले 8,000 रुपये, जिसे देखकर उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतने से पैसे में घर चलेगा कैसे। अगली सुबह, बहू जरा देख तो दरवाजे पर कौन है। नैना दरवाजे पर जाती है जहां दूध वाला दूध की बाल्टी लिए खड़ा था। हम है भाभी, पतीला ले आइए, दूध देते हैं, फिर निकलना भी तो है। और हाँ भाभी, 2 तारीख हो गई है, जरा हिसाब कर दीजिए। आपकी पेमेंट की तारीख आ गई? हे भगवान, रुकिए मैं करती हूँ हिसाब। नैना हिसाब करके देखती है। 1,500 रुपये। हे भगवान, 6,500 ही बचे हैं। अब इतने में कैसे बाकी सब होगा। पैसे लेकर नैना दूध वाले को देती है और उससे कहती है, भैया अब से ना 4 की जगह 2 ही पाव दूध ले आइएगा। क्यों भाभी, घर में एक मेंबर बढ़ा है और दूध कम क्यों? क्यों किस लिए? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। बहू आई है तो हर चीज़ को मैनेज करके बजट में भी तो लाएगी ना। दूध वाले का हिसाब करने के बाद नैना रसोई में जाती है और सभी के लिए नाश्ता तैयार करने लगती है। सब्जी तो हर रोज़ ताज़ी ही आती है। बासी सब्जी पापा जी खाना नहीं चाहते, तो सब्जी में तो मैं कोई झोल कर ही नहीं सकती। पर इतने कम पैसों में राशन भी चलाना है और यहाँ तो सब कोई कम से कम 4 रोटियाँ खाते हैं। आटा भी हफ्ते भर में ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करूँगी? कुछ सोच नैना, कुछ सोच। हाँ, ये सही रहेगा। और नैना अपना दिमाग लगाकर पतली पतली रोटियां सेक देती है और नाश्ता तैयार कर सभी को डाइनिंग टेबल पर बुला लेती है। पहले सभी के प्लेट में 1 ही रोटी दूंगी। मांग मांग कर भी कोई कितनी ही रोटियां मांग लेगा। कुछ देर बाद खुद ही शर्मा आने लगेगी। और नैना सभी के प्लेट में हमेशा की तरह 2 रोटियां न परोसकर पतली सी 1 ही रोटी परोसती है। बहुत जरा 1 रोटी लाना। जी पापा जी। मुझे भी 1 रोटी। 1 रोटी, 1 रोटी, एक और रोटी, एक और रोटी। पर एक एक कर 3-4 रोटी मांगने के बाद कोई ऊपर से और रोटी मांगे भी तो कैसे। शर्म से ना ही मीना रोटियां मांग पाती है, ना ही सुरेश, ना ही रोहित। और नैना का प्लान काम कर जाता है। सभी नाश्ता कर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचने की कुछ देर बाद ही रोहित को जोरों की भूख लग जाती है। इतनी जल्दी भूख तो कभी नहीं लगती मुझे। पेट तो ऐसे ही गुड़गुड़ कर रहा है मानो पूरे ऑफिस को जगा देगा। लगता है बाहर से कुछ मंगवा कर खाना होगा। जो हाल ऑफिस में बैठे रोहित का था, वही हाल घर में बैठी मीना का भी था। नाश्ता किए 3 घंटे हुए नहीं और इतनी भूख लगने लगी। अब बहू से फिर से खाना मांगूंगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। रसोई में जाकर देखती हूँ क्या बचा है खाने में। मीना रसोई में जाती है पर रसोई में उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। खर्च मैनेज करने के चक्कर में नैना ने गिनकर ही रोटियां बनाई थी, जो कि खत्म हो चुकी थी। इसी तरह महीने के 10 दिन निकल जाते हैं। हे भगवान, इतना सब करने के बाद भी आटा महीने भर नहीं चला। मतलब इस महीने 2 बार और आटा मंगवाना होगा। नहीं, ऐसा होगा तो खर्च कैसे मैनेज करूँगी। दिमाग चला नैना। और आटे को ज़्यादा दिन चलाने के लिए नैना अब पतली रोटियों को छोटी भी कर देती है और कचौरियों के साइज़ की रोटियां तैयार कर बाहर सभी के प्लेट में ज़रा सी सब्जी के साथ परोस देती है। ये क्या परोसा है बहू ने? लगता है कौवा बीट करके चला गया। खाने के लिए ऐसा नहीं बोलते जी। हाँ, पर देखकर लगता है मानो किसी ने अपनी थाली में 2-4 कोर जितना ही खाना छोड़ा हो। इतनी छोटी छोटी रोटियां और इतनी पतली, ऊपर से ये ना के बराबर सब्जी। इतने में पेट भरेगा तो कैसे। और उसी वक्त अपनी भी प्लेट लिए नैना वहाँ आकर बैठ जाती है। भरना तो पड़ेगा ना मम्मी जी, और इसी खाने में, क्योंकि मैंने और आटा नहीं लगाया। सभी की डाइट को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए फिर भी 4-4 रोटी है। देखिए, मैं तो खुद सिर्फ 2 ही रोटी खा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे रोटियाँ इतनी छोटी क्यों हैं। छोटी छोटी रोटी के बिना फ़ायदे होते हैं मम्मी जी। इससे घर में किसी के शरीर में ज़्यादा फैट भी नहीं चढ़ेगा और रोटियां इतनी छोटी सी है कि 2 मिनट में खाओ और काम पर निकल जाओ। उसी शाम नैना की एक सहेली उसे अगले दिन की पार्टी के लिए इनवाइट करने आती है। हे भगवान, अब मुझे इसे खाना ना पूछना पड़ जाए। नहीं, सिर्फ पानी पिलाकर भेज दूंगी।
अरे मेनका, तुम यहाँ कैसे? बैठो बैठो। अरे बहू बैठो बैठो तो ठीक है, उसे चाय नाश्ता तो पूछ। क्या मम्मी जी, कहाँ वो इतनी हाई क्लास की लड़की, कहाँ वो मेरा बना हुआ खाना खाएगी? मेनका तो हमेशा डाइट वाला खाना खाती है, क्यों मेनका? हाँ, वैसे मैं यहाँ कुछ खाने नहीं, तुझे कल की पार्टी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। मेरे घर पर एक छोटी सी पार्टी है, तुझे ज़रूर से आना है। अरे हाँ, मैं बिल्कुल आऊँगी। ये अच्छा हुआ, कल का एक टाइम का खाने का राशन बच जाएगा। मम्मी जी को भी अपने साथ ही ले जाऊँगी। रात को जैसे ही रोहित घर आता है, नैना उससे कहती है, अब तुम्हारे दिए हुए 8,000 में मैं किसी तरह किचन को संभाल रही हूँ, पर मुझे मेरे पर्सनल खर्च के लिए तो पैसे दोगे ना? तो निकालो 5,000 रुपये, मुझे पार्टी में जाना है। आर यू सीरियस? 8,000 में तुम्हारे खुद के खर्चे और रसोई के खर्च मिला कर दिए थे, जो करना है उसी में करो। पापा जी, और तुम्हारे चेहरे की कमज़ोरी देखकर मैं आज सोच रही थी कि रोटियां बड़ी बड़ी और मोटी बना दूं, पर नहीं, अब तो भाई खुद का खर्चा भी उसी में से निकालना है। क्यों करूं मैं किसी पर दया? अब तो मैं दोबारा सब्जी मांगने पर सब्जी भी नहीं दूंगी। इस तरह पतली छोटी रोटियां खा खाकर सभी की आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने लगे थे, और शुगर के पेशेंट होने के बावजूद भी आज भूखा सुरेश कहता है, हमारे घर में वैसे तो चावल कोई खाता नहीं, पर अगर चावल दे देगी बहू तो कम से कम पेट तो भरेगा। एक काम कीजिए मीना जी, आप बहू को आज से चावल बनाने को कह दीजिए। शायद उससे इतनी रोटियां नहीं बनती, इसलिए वो रोटियां पतली और छोटी बनाने लगी है, ताकि हम रोटी खाना ही छोड़ दें। ये क्या कह रहे हैं आप? इससे तो आपकी शुगर और बढ़ जाएगी। अब तो इस बात को बहू के सामने रखना ही पड़ेगा। हद होती है किसी चीज़ की। मीना नैना को आवाज़ लगाती है, सच सच बता बहू, अगर तुझसे खाना नहीं बनता तो मैं बना लूँगी, पर ऐसे काम चोरी करके हमारी सेहत के साथ तो मत खेल। रोहित तो ऑफिस में एक वक्त पेट भर के खा भी लेता है, पर मैं और तेरे ससुर जी तो बाहर का खाते भी नहीं। तू अगर इसी तरह छोटी छोटी रोटियां बनाती रही तो घर पर सब कमज़ोरी के मारे बीमार पड़ जाएंगे। और अब तक चुप रही नैना आज बोल पड़ती है, तो मैं क्या करूं मम्मी जी? 8,000 रुपये में मुझे अपने खर्च भी चलाने हैं और रसोई के भी, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे काम वाली को हटाना पड़ा, दूध को आधा करना पड़ा, और रोटियां तो आप देख रही हैं। क्या? सिर्फ 8,000? 1,00,000 रुपए कमाता है तू और बहू को देता है सिर्फ 8,000 रुपये? उससे ज़्यादा तो तू मुझे हाथ खर्च के दे देता है। बहू, तू अब इससे खर्च नहीं लेगी। रोहित जो मुझे 20,000 रुपये महीने के देता है, वो पैसे अब मैं तुझे दे दिया करूँगी। और तेरा ससुर जिंदा है बहू, किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है तुझे। बेकार में यहाँ हम तुझे दोष दे रहे थे, पर यह हरकत तो आपके सपूत की निकली मीना जी। सॉरी मम्मी। कुछ सॉरी वॉरी नहीं रोहित, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अपनी माँ के लिए अच्छा बेटा बनना ही काफ़ी नहीं होता, बीवी की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। यही तेरे पापा ने मेरे साथ किया होता तो कैसा लगता तुझे? बीवी के आते ही बेटा माँ से दूर हो जाता है। कहीं मैं भी ऐसा ना करने लगूँ, इसलिए मैंने खुद को कठोर बना लिया था। पर अब मैं समझ गया मम्मी। सॉरी नैना, अब से मैं ये गलती नहीं करूँगा। ये लो 25,000 रुपये, और तुम्हें जब भी और पैसों की ज़रूरत पड़े तो ये रहा मेरा कार्ड, विड्रॉ कर लेना। तो फिर खाना बनाने की तैयारी करूं मैं? अरे हाँ बहू, बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी मोटे मोटे पराठे बना दे। और जैसे ही नैना रसोई में जाती है, वो देखती है कि आटा तो है ही नहीं। पापा जी, आटा तो है ही नहीं, लाना होगा। तभी मीना जाकर अपने कमरे से आटे का पैकेट लेकर आती है। ये मैंने छुपा दिया था बहू, सोचा तू तो रोटियां देगी नहीं, कम से कम खुद ही रोटी बना लूं। अंतरा को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। आशुतोष ने उससे लव मैरिज की है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अंतरा की सास सुनंदा को पहले ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन अंतरा की सुंदरता ने उसका मन मोह लिया। अब अंतरा के देवर धीर के लिए एक बहुत सुंदर लड़की का रिश्ता आता है। सारी बात पक्की हो जाती है, लेकिन अंतरा नहीं चाहती थी कि उसकी देवरानी उससे भी सुंदर हो। इस घर में मुझसे सुंदर देवरानी आए, ये मैं होने नहीं दूंगी। मुझे इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस घर में मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। और ये बुढ़िया तो वैसे भी मुझसे जलती है। अगर इस घर की छोटी बहू मुझसे अच्छी हुई तो ये बुढ़िया खुल के मैदान में आ जाएगी और मुझे इस घर से निकाल देगी। अब अंतरा दिन रात यही सोचती रहती है कि अपने देवर की शादी को कैसे रोके। एक दिन वो अपनी सहेली जिन्नत को घर लाई और उन्हें घर के सभी लोगों से मिलवाया। सभी बैठकर बात कर रहे थे,
तभी अंतरा ने अपनी होने वाली देवरानी की फोटो दिखाते हुए कहा, देख जिन्नत, मेरी होने वाली देवरानी कितनी सुंदर है ना, धीर भैया से भी ज्यादा सुंदर है। अंतरा, ये तूने क्या किया? इस लड़की को तू ला रही है अपनी देवरानी बनाकर? तुझे इसके बारे में कुछ पता भी है? अरे मम्मी ने इसे पसंद किया है, लेकिन हुआ क्या, लड़की तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, पसंद तो हमने ही किया है इसे, पर तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुम इसे पहले से जानती हो? हाँ आंटी जी, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। आंटी जी, आप फौरन ये रिश्ता खत्म कर दो। ये लड़की स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी, इसकी चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे धीर भैया कितने सीधे साधे इंसान है, ये लड़की धीर भैया को अपनी उंगली पर नचाएगी। अरे तो क्या हुआ जिन्नत, हमारी पत्नी भी तो हमें उंगलियों पर नचाती है। आजकल का तो ये फैशन है और हर लड़की चाहती है कि उसका पति उसके आगे पीछे घूमे। क्यों अंतरा? आप चुप रहिए जी, हर समय मजाक करते रहते हैं। अरे सुन तो लो, वो क्या कह रही है। हाँ हाँ बताओ जिन्नत, क्या कह रही हो तुम इस लड़की के बारे में? अंतरा, इस लड़की का कई लड़कों के साथ चक्कर है। ये कपड़ों की तरह लड़के बदलती है, देर रात तक क्लबों में रहती है और शराब पीने का भी शौक है इसे। मम्मी, आपने ऐसी लड़की पसंद की है मेरे लिए? देखिए, मुझे कोई स्वर्ग की अप्सरा नहीं चाहिए, मुझे सीधी सादी लड़की चाहिए। जिन्नत की बात सुनकर अंतरा के ससुराल वालों ने फौरन रिश्ता तोड़ दिया। अब देवरानी ढूंढने का जिम्मा अंतरा ने अपने कंधों पर ले लिया और उसने धीर की शादी एक बेकार से दिखने वाली काली लड़की से करा दी, जिसका नाम था उर्वशी। शादी के बाद धीर और उर्वशी जब पहली बार मिले तो उर्वशी ने कहा, आप मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गए, जबकि आप तो इतने गोरे और सुंदर हैं और मैं इतनी काली। उर्वशी, मुझे रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साफ मन होना चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ शादी से पहले ही मेरा रिश्ता बहुत ही सुंदर लड़की से हुआ था, लेकिन उसका मन काला था, इसलिए मैंने और घर वालों ने वो रिश्ता तोड़ दिया। उर्वशी धीर की बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसे खुशी थी कि उसका पति संकीर्ण मानसिकता वाला नहीं है। आज ससुराल में उसका पहला दिन है तो उसने सबके लिए खीर बनाई। मैंने आप सबके लिए खीर बनाई है, आप खाकर बताइए कैसी बनी है। सबने खीर खाई तो सभी को खीर बहुत स्वादिष्ट लगी, लेकिन फिर भी उसकी सास और जेठानी उसे सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उन दोनों ने जली कटी बातें सुनाना शुरू कर दिया। उर्वशी, तुम्हारी शादी मैंने अपने देवर से इसलिए कराई थी कि तुम काली हो तो क्या हुआ, लेकिन गुणी तो होगी। लेकिन तुम्हारे पास ना तो रूप है और ना गुण। हाय राम, मेरे बेटे धीर के नसीब में अच्छी पत्नी है ही नहीं। मम्मी, भाभी, क्या हो गया है आप दोनों को? आज उसने पहली बार खीर बनाई है और खीर सच में बहुत अच्छी बनी है। हाँ, खीर तो अच्छी बनी है। अंतरा ने आशुतोष को धमकाते हुए कहा। क्या कहा आपने? दोबारा बोलना तो। अब नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि इतनी अच्छी भी नहीं बनी जितनी धीर तुम तारीफ कर रहे हो। बेचारा आशुतोष अपनी पत्नी से बहुत डरता था, इसलिए खीर में 10 बुराइयां निकालकर वहां से चला गया। सुनंदा और अंतरा भी वहां से चली गई। धीर ने अपनी जेब से 2000 का नोट निकालते हुए कहा, उर्वशी, तुम मम्मी और भाभी की बात का बुरा मत मानो, वे दिल की बुरी नहीं है। पता नहीं उन्होंने ये सब क्यों बोला, और खीर तो बहुत अच्छी बनी है। तुमने पहली बार कुछ बनाया है तो ये लो, तुम अपने लिए कुछ खरीद लेना। मैं सिंपल सा आदमी हूँ, मुझे ये गिफ्ट वगैरह देना नहीं आता। धीर की मीठी मीठी बातों ने उर्वशी के जख्मों पर मरहम लगा दिया और वो खुश हो गई। एक दिन सुनंदा ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, आज रात को हमें शादी में जाना है तो तुम दोनों तैयार हो जाना। धीर और आशुतोष के भी कपड़े तैयार करके रख लेना, जिससे कि ऑफिस से आते ही वो दोनों भी जल्दी से तैयार होकर हमारे साथ चले। शाम को दोनों बहुएं शादी में जाने की तैयारी करने लगी। उर्वशी ने सबसे पहले अपने पति के कपड़े प्रेस करके रखे, उसके जूते निकाले, उसके बाद खुद तैयार हुई। वहीं दूसरी तरफ अंतरा ने अपने पति का कोई भी काम नहीं किया और खुद ही तैयार होने लगी। आज तो मैं ऐसी तैयार होंगी कि सब देखते रह जाएंगे और उस काली बिल्ली उर्वशी की से बुराई ही करेंगे। अब धीर और आशुतोष दोनों ऑफिस से आ गए थे।
जहां एक तरफ धीर को अपना सारा सामान ठीक ठाक अवस्था में मिला तो वो जल्दी से तैयार हो गया, और दूसरी तरफ आशुतोष को अपना सारा काम खुद ही करना पड़ रहा था तो वो तैयार होने में लेट हो गया। चारों तैयार होकर आए तो सुनंदा ने सबको देखकर कहा, मेरे सारे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन इस काली नागिन ने मेरे घर में दाग लगा दिया। उर्वशी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अरे तेरा नाम उर्वशी किसने रखा था? मम्मी जी, मेरा नाम मेरी माँ ने रखा था। तेरी माँ को भी ना बिल्कुल अकल नहीं है। उर्वशी का मतलब पता भी है तेरी माँ को? स्वर्ग की अप्सरा का नाम है उर्वशी। तेरे रंग रूप गुण सब राक्षसी जैसे हैं, और नाम उर्वशी। तेरा नाम तो ताड़का या शुपर्णखा होना चाहिए था। मम्मी क्यों ऐसी बात करके बेचारी का दिल दुखाती हो? वो जैसी भी है मुझे पसंद है। हाँ, बस यही कमी रह गई थी कि मेरा बेटा मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। अरे वो तो ये काली कलूटी है जो तू इसका दीवाना हो गया है। अगर ये होती गोरी और खूबसूरत, तू तो मुझे धक्के देकर इस घर से ही निकाल देता ना। उस रात माँ बेटे में इतनी लड़ाई हुई कि धीर और उर्वशी शादी में ही नहीं गए। आपको मम्मी जी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमने मम्मी की बातें सुनी? कितना बुरा बुरा बोलती है वो तुम्हें। मुझे गुस्सा आ जाता है। तुम्हें दुख नहीं होता? हाँ, मुझे भी दुख तो बहुत होता है, ये सोचकर कि दुनिया के लिए सिर्फ बाहर की खूबसूरती ही मायने रखती है। मेरा दिल कैसा है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब मुझे प्यार से समझाते हो, मेरी तारीफ करते हो और मेरे लिए घर वालों से लड़ते हो, तो मेरा सारा दुख, सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। तुम सच में बहुत अच्छी हो उर्वशी, और तुम्हारा दिल तो तुमसे भी अच्छा है। हमेशा ऐसी ही रहना उर्वशी। मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही। हमारी शादी से पहले अंतरा भाभी मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी, लेकिन शादी के अगले दिन ही उन्होंने मेरे रंग को लेकर मुझे इतना सुनाना शुरू कर दिया। अरे छोड़ो ना उनकी बातों को। उनको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। पहले माँ, भाई और भाभी की शादी के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन अब तो उनकी सुंदरता के पीछे दीवानी है। इसी तरह कई दिन बीत गए। अंतरा उर्वशी के खिलाफ अपनी सास को भड़काती रहती। उर्वशी की सास उसे बहुत नफरत करने लगी। एक दिन सुनंदा को पता चला कि उसकी दोनों बहुएं गर्भवती हैं। मेरे घर में दो दो खुशियां आ रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। अपना अच्छे से ख्याल रखना। मैं काम वाली बाई रख दूंगी। अब तुम दोनों को घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? माँ जी, आप इस कल्लो की इतने नखरे क्यों उठा रही हो? इसका बच्चा तो इसी की तरह काला पैदा होगा ना। भाभी, आप हमेशा मुझे काले होने के ताने सुनाती रहती हो। मैं आपसे कभी कुछ नहीं बोलती, लेकिन अब आप मेरे बच्चे के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी, समझी? अच्छा, तो तुम्हारे मुंह में जुबान भी है? तुम्हें बात का जवाब देना आता है? हाँ, अरे चुप रहो तुम दोनों, लड़ना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चा माँ पर जाता है या बाप पर जाता है। अंतरा, तुम और मेरा बेटा आशुतोष तो बहुत सुंदर और गोरे हो, इसलिए मुझे तुम्हारे बच्चे की कोई चिंता नहीं है। ओए काली बिल्ली, सुन ले कान खोलकर। अगर मेरे धीर का बच्चा तुझ पर गया ना, तेरे जैसा काला कलूटा निकला तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शाम को धीर घर आया तो उर्वशी ने उसकी बहुत बड़ी फोटो अपने कमरे में लगा रखी थी। ये क्या है उर्वशी, मेरी इतनी बड़ी फोटो? मम्मी जी चाहती हैं कि हमारा बच्चा आपकी तरह हो, इसलिए मैंने आपकी बड़ी सी फोटो लगा दी है, ताकि आप हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो और मेरा बेटा हो या बेटी, वो बिल्कुल आपकी तरह हो। आज क्या मम्मी ने फिर तुम्हें बातें सुनाई? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा मम्मी जी ने। बस हर माँ की तरह वो भी चाहती हैं कि उनका पोता उनकी बेटी की तरह हो। प्रेगनेंसी के दौरान उर्वशी सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचती और धीर की फोटो देखती रहती। किसी की भी जली कटी बातों पर ध्यान नहीं देती। लेकिन अंतरा हमेशा यही षड्यंत्र रचती रहती कि किस तरह उर्वशी को सबके सामने नीचा दिखाया जाए। और अब वो समय आ गया जब देवरानी और जेठानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। चलो अच्छा हुआ, दोनों के बच्चे सही सलामत है। धीर, आशुतोष, चलो बच्चों को देख कर आते हैं। सुनंदा ने जैसे ही बच्चों को देखा, अरे ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है?
अंतरा का बच्चा तो एकदम काला कलूटा है और उर्वशी का बच्चा कितना सुंदर और गोरा, बिल्कुल मेरे धीर की तरह। ये बात जब अंतरा को पता चली तो अंतरा बर्दाश्त नहीं कर पाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा काला नहीं हो सकता। जरूर उस काली नागिन उर्वशी ने अपना बच्चा मेरे बच्चे से बदल लिया होगा। अरे उस बेचारी को तो अभी तक होश भी नहीं आया अंतरा, वो कैसे तुम्हारा बच्चा बदलेगी। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। अंतरा और सुनंदा बच्चा काला होने के बावजूद भी उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन अंतरा की सहेली जिन्नत उनसे मिलने आई और दोनों बच्चों को देखकर बोली, ये क्या है अंतरा, तुम्हारा बच्चा इतना काला कैसे? तुम्हारी देवरानी इतनी काली है फिर भी उसका बच्चा गोरा। अरे पता नहीं जिन्नत ये क्या हो गया, कुछ दिन तक तो मुझे भी यकीन नहीं हो पाया था कि ये मेरा ही बच्चा है, लेकिन मेरा बच्चा चाहे जैसा भी हो मेरी आंखों का तारा है। बुरा मत मानना अंतरा, इंसान इस दुनिया में जो कुछ करता है ना उसे वही भुगतना भी पड़ता है। तुम्हारे देवर का जिस लड़की से रिश्ता चला था वो लड़की बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारे ससुराल वालों से झूठ बोला, और जब तुम अपनी काली देवरानी ले ही आई थी तो तुम्हें उसे प्यार से रखना चाहिए था ना। तुमने और तुम्हारी सास ने उस बेचारी पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसीलिए तुम्हारा बच्चा काला पैदा हुआ है। जिन्नत की बातों ने अंतरा को शर्मिंदा कर दिया। अब वो उर्वशी से रो रो कर माफी मांगने लगी और अपनी सास के दिल में भी उसके प्रति प्यार भरने की कोशिश करने लगी, लेकिन उर्वशी वो बातें कभी नहीं भूल पाई जो बातें उसकी सास और जिठानी ने उससे कही थी। उर्वशी बस अपने पति के लिए उस घर में है। अब उसकी छोटी सी दुनिया में उसका बच्चा भी शामिल हो गया है और वो अपने पति और बच्चे के साथ खुशी खुशी रहती है।